साइंस का एक नया लेक्चर लेंगे जिसमें हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में। एलिमिनेशन रिएक्शन के 2 टाइप्स हैं, E1 और E2, उसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियोस को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और जो इसके पहले के वीडियोस हैं उनको अच्छे से सुने, उनमें कोई डाउट हो तो उसको आप दोबारा डिस्कस करें, दोबारा से पूछें। तो आज हम लोग पढ़ते हैं बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि हेलोकेन्स हेलोइड्स का लेक्चर नंबर 8 होगा। आप इसे डिटेल में सुने और समझें। एलिमिनेशन रिएक्शंस होती क्या बेटा? एलिमिनेट होना, जैसे ये आपका कोई कंपाउंड है, C से X और इस C से Y लगा है। अगर X और Y दोनों एलिमिनेट हो जाएं तो यहां पर आप देख रहे हो C और C के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये XY बन जाएगा। एलिमिनेशन हो गया, रिमूवल ऑफ स्मॉल एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स फ्रॉम अ reactant molecule is called elimination reaction. Is called elimination reaction. तो यहां पर आपने देखा XY रिमूव हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। जब भी सिंगल बॉन्ड को आप डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे, सिंगल बॉन्ड स्टेबल होता है, डबल बॉन्ड लेस स्टेबल होता है, क्योंकि वहां पर एक पाई बॉन्ड आ जाता है और आपको मालूम है पाई बॉन्ड इज लेस स्टेबल देन सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब हुआ कि एलिमिनेशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। क्या होगा? एंडोथर्मिक नेचर का होगा। और आपने ली-चटेरियस प्रिंसिपल में पढ़ा है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन takes place at high temperature। टेम्परेचर क्या चाहिए होगा बेटा? ज्यादा चाहिए होगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है? रिमूवल ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम। कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर क्या देना होगा बेटा? ज्यादा देना होगा, ठीक है। दूसरी बात, एलिमिनेशन रिएक्शन takes place in low polarity solvent medium। low polarity solvent medium। लो पोलैरिटी का जब सॉल्वेंट होगा तभी ये होगा। दूसरी बात, ये बेसेस की प्रेजेंस में होगा। किस प्रेजेंस में होगा? बेस की प्रेजेंस में होगा। आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और वहां पर आपको टेम्परेचर ज्यादा देने की जरूरत नहीं होती। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हाई पोलैरिटी के सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होती है। किसके प्रेजेंस में? हाई पोलैरिटी के सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है बेटा। अब ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ये कई टाइप की होती है बेटा। अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन को कहीं कहीं पर लिखा मिलेगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन।
अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन। और ये किसके बिहाफ पर होगा? ये हाइड्रोजन के एलिमिनेशन के बिहाफ पर होता है, लीविंग जो ग्रुप है उसके बिहाफ पर होता है। इफ H atom eliminates from alpha carbon, then it is alpha elimination. If H atom eliminates from beta carbon, then beta elimination. Whereas if H atom eliminates from gamma carbon, then it is gamma elimination. ठीक बेटा, तो ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन की वैरायटी होगी। दूसरा इसके अलावा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है E1 और E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इधर का आपने नोट डाउन कर लिया, उसको नोट डाउन कर लीजिए। आप देखिए कैसे आप समझोगे। जैसे ये बेटा हमारा इथाइल ब्रोमाइड है, यह इथाइल ब्रोमाइड का आपका फार्मूला होता है बेटा। अब अगर हम इसका एलिमिनेशन कराएं, ये अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में है, अल्कोहलिक मीडियम लो पोलैरिटी का मीडियम होता है। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा, बॉन्डेड होगा, उसे अल्फा कार्बन एंड नेक्स्ट इज बीटा कार्बन। यहां से देखिए हाइड्रोजन इस कार्बन से रिमूव होगा, माने ब्रोमीन इस कार्बन से, किस कार्बन से? अल्फा से, और हाइड्रोजन कहां से? बीटा से, और इनके बीच क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक, अब इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन यहाँ बीटा कार्बन से एलिमिनेट हुआ, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? बीटा एलिमिनेशन या अल्फा बीटा। चूंकि ये जो एटम निकला अल्फा से हाइड्रोजन, और दूसरा हाइड्रोजन कहां निकला? बीटा से, इसे हम बीटा एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोलेंगे बेटा। यहां से एक बात और समझ में आई, इन एलिमिनेशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज फॉर्म। क्या बनेगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा बेटा। इसको नोट डाउन करिए। तो एक तो आप एल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन पढ़ोगे, सेम आप नेक्स्ट चैप्टर में अल्कोहल का एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ोगे। जैसे ये आपका इथाइल अल्कोहल है, यहां देखिए CH3 CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल, उसको ऐसे लिखा गया। यहां पर हम लोग कंसंट्रेट H2SO4 ले लेंगे, तो यहां से H, यहां से OH निकल जाएगा, इसके बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो जरा समझिएगा कि यहां पर जो OH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप रिमूव हुआ अल्फा कार्बन से, हाइड्रोजन बीटा कार्बन से, इसलिए ये भी कैसा होगा? अल्फा बीटा या बीटा एलिमिनेशन। अभी आपके 12th स्टैंडर्ड के कोर्स में सिर्फ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है कोर्स में। तो अभी हम लोग आज जो पढ़ेंगे बेटा, वो बीटा एलिमिनेशन पढ़ेंगे, और फिर E1 और E2 एलिमिनेशन में क्या डिफरेंसेस हैं उसको थोड़ा सा समझेंगे। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अभी हम यहां पढ़ेंगे बेटा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग
यहां नाम देंगे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। चूंकि हम एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं, इसका नाम क्या होगा इस रिएक्शन का? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, या इसको सिंपली बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। डी का मतलब होता है रिमूवल होना, बाहर जाना, हाइड्रो माने हाइड्रोजन का, हैलोजन माने हाइड्रोजन का। इसका मतलब इस रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड से हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूवल होगा। इस रिएक्शन में H एंड X, X माने हैलोजन, रिमूव फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, और हाइड्रोजन कहां से रिमूव होगा? हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम बीटा कार्बन, और हैलोजन बट नेचुरल कहां होगा? अल्फा कार्बन। तो इस रिएक्शन का स्टेटमेंट क्या होगा बेटा? स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा। When an alkyl halide, when an alkyl halide is treated with alcoholic KOH or NaOH, then an alkene is obtained। मैंने आपसे पहले ही कहा इस रिएक्शन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो when an alkyl halide is treated with alcohol oblique NaOH, then an alkene is obtained। क्या बन जाएगा? alkene। In this reaction halogen from alpha carbon and hydrogen from beta carbon eliminates, so reaction is known as dihydrohalogenation reaction, or simply beta elimination reaction। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। आप देखिए बेटा, इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये आपका इथाइल ब्रोमाइड है, इसको हम लोगों ने अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कराया। तो यहां पर डबल बॉन्ड लग गया, KBr और H2O बन गया। याद रहे हीट जरूरी है यहां पर, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा elimination reaction is an endothermic reaction, और endothermic reaction become spontaneous when temperature is increased according to Richter Delius principle। ये आपका इथाइल ब्रोमाइड का इथीन बन गया। कैसे हुआ रिएक्शन देखिएगा। ये OH यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा, OH माइनस, ये H प्लस को रिमूव कर देगा, और ये Br माइनस के Br के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस, और प्लस माइनस मिलकर इनके बीच एक डबल बॉन्ड बना देगा। ये ऐसे होगी रिएक्शन। दूसरा एल्काइल हैलाइड लेते हैं बेटा हम लोग। अब हम लोगों ने लिया 2-bromobutane। दिस इज द 2-bromobutane। आप देख लीजिए 1 2 3 4। इस कंपाउंड का नाम बेटे है 2-bromobutane। आप इसको अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करा रहे हो, हीट कर दे रहे हो। आप देखिए, समझिएगा इस बात को ध्यान से। यहां पर
ये आपका अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, और यहाँ पर ये बीटा डैश है। यहाँ पर दो बीटा कार्बन है। हाइड्रोजन अगर यहाँ से निकला तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है, या हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है। अगर हाइड्रोजन यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो ये पहला प्रोडक्ट आपका बन गया। अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो ये आपका दूसरा प्रोडक्ट बन गया। देखिए अब अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, डबल बॉन्ड इसके बीच में जाएगा, ठीक। और KBr और H2O तो बनेगा ही। अब आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आएगा कि साहब एक मॉलिक्यूल से दो कैसे बन गया? तो यहाँ पर इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में भी एक बोला था, एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं होता, एक बोरा मॉलिक्यूल्स होंगे। अब देखिए ये आपका क्या बन गया बेटा, ब्यूटूइन और ब्यूटुआनीन। साफ साफ दिख रहा बेटा, ऊपर वाला सिमेट्रिकल एल्कीन है, नीचे वाला एसिमेट्रिकल एल्कीन है। आप इसमें से कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा? तो जो सिमेट्रिकल एल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट होगी और एसिमेट्रिकल एल्कीन आपकी माइनर प्रोडक्ट होगी। इसको समझने के लिए यहाँ पर हम एक रूल पढ़ते हैं जिसका नाम होता है बेटा सेट-जेव्स रूल। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं इधर वाला, उसको नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखिए यहाँ पर कौन सी एल्कीन मेजर होगी। तो अब बेटा हम ये पता करेंगे कि हमारी कौन सी एल्कीन मेजर होगी, कौन सी माइनर होगी। इसके लिए हम लोग एक सुंदर सा यहाँ पर रूल है सेट-जेव्स रूल, SAYTZEFF सेट-जेव्स रूल के बारे में जानेंगे। तो इस सेट-जेव्स रूल की जब हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू सेट-जेव्स रूल, अकॉर्डिंग टू सेट-जेव्स रूल इन hydrogenation reaction, major alkene is that in which unsaturated carbon atoms bonded with more number of alkyl groups. According to Set-Jeev's rule, in dehydrohalogenation reaction, major alkene is that in which unsaturated carbon atoms are bonded with more number of alkyl groups. आप मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड होंगे। आप इसको राइट डाउन कर लिए ना बेटा, मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड होंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसके पीछे लॉजिक होता है, आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा, हाइपर कंजुगेशन। किसी एल्कीन का जितना ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर बनेगा उस एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। जैसे देखिए ये आपका ब्यूटूइन है और ये आपका ब्यूटुआनीन है। ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप इधर, एक एल्काइल ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है। ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, यहाँ पर सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। कितना बड़ा इससे नहीं मतलब, बड़ा ग्रुप है छोटा ग्रुप है। इसके पास 3 सिग्मा CH बॉन्ड, इसके पास 3 सिग्मा CH बॉन्ड, माने इसके कुल 6, इसके कितने हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे? 6 हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे। और इसके केवल 2 सिग्मा CH बॉन्ड, सो ओनली 2 हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर। तो जिसके जितना ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इसीलिए बेटा ब्यूटूइन
is more stable than butane is more stable than butane, इसीलिए कहा जाता है बेटा सिमेट्रिकल alkenes are more stable than asymmetrical alkenes. ठीक बेटा, जैसे एक और एग्जांपल आपको समझा देते हैं समझने के लिए। ये हमारा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है। एक दूसरा ले लेते हैं 2-मिथाइल ब्यूटेन। अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? देखिए यहां पर ये अनसैचुरेटेड कार्बन एटम है। इस केस में अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स 1 2 3 4 अल्काइल ग्रुप, यहां पर 1 2 3, इस तरफ 3 सिग्मा CH बॉन्ड, इस तरफ 3 सिग्मा CH बॉन्ड, 3 सिग्मा CH बॉन्ड, टोटल 9 सिग्मा CH बॉन्ड है। तो जितने ज्यादा सिग्मा CH बॉन्ड होंगे उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर। यहां पर देखिए 3 सिग्मा CH, 3 सिग्मा CH, 3 सिग्मा CH, यहां भी 3 सिग्मा CH, टोटल 9 सिग्मा CH बॉन्ड। तो ज्यादा हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर किसका बनेगा? इसका बनेगा। इसका कम हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर बनेगा। इसीलिए बेटे 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन is more stable than 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो ये बेटा आपका हो गया सेटजर। अब हम लोग देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की कितनी वैरायटी होती है। एक तो हाइड्रोजन या स्मॉल एटम के रिमूवल के प्लेस के भी यहाँ पर अल्फा बीटा गामा। अब हम देखेंगे जैसे आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था कि SN1 और SN2, उसी तरह से यहां पर भी दो तरह की रिएक्शन होती है बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन E1 और E2। E1 और E2। तो आपको बीटा एलिमिनेशन समझ में आ गया होगा। अभी आप डिहाइड्रेशन भी पढ़ेंगे जब अल्कोहल वाले चैप्टर में जाएंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन 2 टाइप का होगा, E1 और E2। इसको बोलेंगे यूनी मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। पहला पॉइंट यूनिमॉलिक्यूलर है, इसका मतलब रेट केवल एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। यहां पर रेट एल्काइल हैलाइड और बेस दोनों पर डिपेंड करेगा। बेस माने OH माइनस, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी,
यूनिमॉलिक्युलरिटी 2 होगी। ठीक, ये वीक बेस की प्रेजेंस में होगा, इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस, in presence of strong base, एल्काइल हैलाइड अगर होगा तो E1 देगा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड अगर होगा तो E2 देगा। माने यहाँ पर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड गिव फास्टर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो बेटा एक बात समझ में आ गई कि E1 है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 क्या है बाईमॉलिक्यूलर। E1 में रेट केवल एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, E2 में रेट एल्काइल हैलाइड और बेस दोनों पर डिपेंड करेगा। E1 मॉलिक्यूलरिटी 1, E2 की मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी। E1 इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस होगा, E2 इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होगा। E1 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड फास्टर देगा और E2 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड फास्टर देगा। और भी बातें समझ लीजिए। इसका मतलब है ये 2 स्टेप रिएक्शन होगी, 2 स्टेप रिएक्शन। इन फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, जो कि स्लो स्टेप होगा, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ये 1 स्टेप रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है बेटा? 1 स्टेप रिएक्शन है। ठीक, तो ये हो गया बेटा आपका E1 और E2। E1 वैसे ही होता है जैसे SN1 होता है और E2 वैसे ही होता है जैसे SN2 होता है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब एक डिफरेंस छोटा सा मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। में क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफिलिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसलिए ये फेवर्ड होगी एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाई टेम्परेचर, अगर रिएक्शन का टेम्परेचर हाई हो गया तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा। हाई टेम्परेचर फेवर्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एक्टिवेशन एनर्जी लो, क्योंकि एक्सोथर्मिक है इसीलिए आपको कम टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी। हाई एक्टिवेशन एनर्जी, ये
एलिमिनेशन रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी बेटा? हाई होगी। अगर हाई पोलैरिटी का सॉल्वेंट है, हाई पोलैरिटी सॉल्वेंट फेवर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लो polarity solvent favor the nucleophilic elimination reaction. Strong nucleophile favor the nucleophilic substitution reaction. Weak nucleophile oblique base favor the elimination reaction. तो ये बेसिक डिफरेंस है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा एक्सोथर्मिक होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, अगर रिएक्शन कोई है उसका टेम्परेचर लो है तो वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट देगा। हाई टेम्परेचर है तो वो अगर लो टेम्परेचर है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगा। अगर हाई टेम्परेचर है तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट देगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगा। हाई है तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट देगा। हाई पोलैरिटी का सॉल्वेंट है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगा। लो पोलैरिटी का सॉल्वेंट है तो एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोडक्ट देगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगा। वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपका एलिमिनेशन प्रोडक्ट देगा। तो ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा कंप्लीट हो गया। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा कुछ इंपॉर्टेंट जो इसमें कंपाउंड्स दिए गए हैं, आपके कमर्शियल यूज वाले कंपाउंड दिए गए हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म है, फ्रीऑन है, डीडीटी है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और कन्वर्जन्स करेंगे। देन ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। हम नेक्स्ट चैप्टर तब स्टार्ट करेंगे। तो अगला लेक्चर जो होगा उसमें कुछ स्पेशल कंपाउंड्स प्लस कन्वर्जन हम लोग करेंगे। थैंक यू। तब तक ये इस आज के टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, जिससे अगले वीडियो में आपको और ज़्यादा कंटेंट और अच्छे से एक्सप्लेन किए जाए, जिससे टीचर का मनोबल बढ़ता है। थैंक यू।